Hello my dear friends, welcome to Genik Education. Hope you are good today. So लास्ट क्लास तक हमने डिस्कस किया था स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में और हमने रेसेस के बारे में फाइनली डिस्कस किया था अबाउट द लीनियर रेस एंड द सर्कुलर रेस. आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द चैप्टर ऑफ परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन. ओके, परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन, इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे. और ये टॉपिक बेसिकली सबसे ज़्यादा फाउंडेशन है, सबसे बड़ा एक बोले कि फाउंडेशन है अरिथमेटिक वाला जो पार्ट है आपका जनरल एप्टीट्यूड में, फाउंडेशन उसका. ओके, अब इसके ऊपर बेस्ड है आपका, अगर आप परसेंटेज अच्छा कर लेते हैं तो आप साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस को भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं. आप वर्क एंड टाइम जो हमने डिस्कस किया था सबसे पहला चैप्टर, उसको भी अच्छे से कर सकते हैं. आपके पास स्पीड, टाइम, डिस्टेंस जैसे टॉपिक को भी करने के लिए एक और एक्स्ट्रा एक टूल मिल जाएगा. और साथ ही साथ जैसा कि आपने देखा था स्पीड, टाइम, डिस्टेंस में हमने कई जगह 100 लेके सॉल्व किया था क्वेश्चंस को, तो वो 100 लेके सॉल्व करने की जो प्रैक्टिस है कि कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना, वो इस चैप्टर से डेवलप हो सकती है. और साथ ही जो मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस है, अपने आप में एक काफ़ी डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता है मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, उस चैप्टर को भी आप बहुत अच्छे से इस पर्टिकुलर टॉपिक की मदद से समझ सकते हैं. ओके, अब खास बात यह है कि ये चैप्टर जब आप सॉल्व करने जाते हैं तो बेसिकली क्या होता है, इसमें देखते हैं कि आप कैलकुलेशंस है बहुत सारा, इसमें बहुत सारे परसेंटेज कैलकुलेट हमें करने पड़ते हैं. और उसके लिए, वो कैलकुलेशंस करने के लिए जनरली हम प्रेफर करते हैं कि कैलकुलेटर यूज़ कर लें, और बेसिक कैलकुलेशंस के लिए भी हम कैलकुलेटर कर देते हैं. कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 2 into 2 करने के लिए भी आपका हाथ कैलकुलेटर पे चला जाता है और 2 into 2 = 4 जैसे कैलकुलेशंस भी आप उस पर करने लगते हैं. तो मुद्दा ये है कि इस चैप्टर में हमें बेसिकली ये सीखना है कि कैसे हम मेंटल कैलकुलेशंस को फास्ट कर सकें. द रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि जब आप मेंटल कैलकुलेशंस करेंगे तो आपको ना कि सिर्फ गेट में बल्कि दूसरे एग्जाम्स में, दूसरी जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं जहाँ पर कैलकुलेटर नहीं मिलता, वहाँ पर भी हेल्प होगा. बिकॉज एप्टीट्यूड आज एक ऐसा सेक्शन है जो कि हर एक एग्जाम में आजकल इंक्लूड हो चुका है. ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आप कोई सा भी एग्जाम देख सकते हैं. तो इसीलिए सिर्फ इस वजह से इस टॉपिक को बड़े डिटेल में समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. तो ये टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, परसेंटेजेस. देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि ये परसेंट क्या चीज़ है. तो आप जानते हैं पर और सेंट का मीनिंग, पर मतलब डिवाइड होता है, सेंट मतलब 100 होता है. ये ऑब्वियसली सभी लोग जानते हैं कि पर मतलब डिवाइड और सेंट मतलब 100. दैट्स ग्रेट. बट इसका मीनिंग क्या है, इसको क्यों लिया गया, हमने डिवाइड बाय 100, ऐसा डिवाइड बाय 100 क्यों करा, इसका सबसे बड़ा कारण आप समझने की कोशिश कीजिए. देखिए, अगर मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, मैं रैंडम सी कोई वैल्यू लेता हूँ. लेट सपोज मैं कहता हूँ कि इंडिया की जो जीडीपी है, ओके, यू नो व्हाट इज जीडीपी, ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं, इंडिया की जो जीडीपी है वो 1.2374 लाख करोड़ से इंक्रीज हो गई. ओके, ऐसा मैंने बोला कि 1.2374 लाख करोड़ से इंक्रीज हो गई इंडिया की जीडीपी. अब क्या होगा, अब आपके लिए ये समझना बड़ा चैलेंज हो जाएगा कि ये जो इंक्रीज है इतने वैल्यू का, ये इंक्रीज अच्छा है या फिर ये इंक्रीज बुरा है. ओके, क्या ये इंक्रीज मीडियम है, एक मॉडरेट है, या बहुत ही अच्छा है, या फिर बुरा है, किस तरह का है, ये आप कैसे समझ पाएंगे. ये आप तब समझ पाएंगे जब आपको पता होगा कि इनिशियली इंडिया की जीडीपी कितनी थी. ओके, द पॉइंट इज, मान लीजिए इंडिया की जीडीपी पहले 1 लाख करोड़ थी. ओके, 1 लाख करोड़ थी इंडिया की जीडीपी. तो क्या हुआ, 1 लाख करोड़ पे इतना इंक्रीज हुआ, तो हाँ ये तो बहुत अच्छा इंक्रीज, इट्स एक्सट्रीमली गुड इंक्रीज. तो डबल से भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया, तो हम कहेंगे हाँ ये तो बहुत अच्छा है. अगर मान लीजिए पहले की इंडिया की जीडीपी 10 लाख करोड़ थी, तो हाँ ठीक है 10 लाख करोड़ है, तो ये इंक्रीज हुआ, अच्छा है, करीब करीब 10% यहाँ पे दिखेगा कि 10% है. तो हमें दिख रहा है कि हाँ ठीक है, ये वैल्यू है 10 लाख करोड़ से 1 लाख करोड़ का इंक्रीज, इट्स गुड, नो प्रॉब्लम, अच्छा है. लेकिन अगर मान लो वही ये जीडीपी 1000 लाख करोड़ होती, ओके, मान लो ये इनिशियल वैल्यू 1000 लाख करोड़ है, तो यहाँ पे क्या होगा, आप कहेंगे कि नहीं यार ये अच्छा इंक्रीज तो नहीं है, 1000 रुपये पे 1 रुपये ही तो बड़ा है, इसमें कौन सा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ. सो व्हाट वी कैन सी कि ये चेंज अच्छा है या बुरा है,
ये एक एब्सोल्यूट कंसेप्ट नहीं है, ये एक रिलेटिव कंसेप्ट है। आप देख सकते हैं हमने रिलेट किससे करा कि ये जो इंक्रीज हुआ है, ये जो चेंज हुआ है, ये किस वैल्यू पर, किस बेस पे चेंज हुआ है। तो जिस बेस पे चेंज हो रहा है उसको हम बोलते हैं बेस वैल्यू। तो बेस वैल्यू अगर 1 लाख होगी तो ये इंक्रीज अच्छा है, बेस वैल्यू 10 लाख होगी तो हाँ ठीक है, इंक्रीज इट्स गुड। लेकिन अगर 1000 ये है बेस वैल्यू, 1000 लाख करोड़, तो उस केस में ये बेस वैल्यू, तो उस केस में ये इंक्रीज जो है ये बहुत ही बुरा है। ओके, इट्स अ नेग्लिजिबल इंक्रीज। तो हमने क्या करा, हमने ये देखा कि अगर मुझे ये रिलेटिव चेंज को बताना है, इस रिलेटिव चेंज को, तो मुझे हर बार क्या करना पड़ रहा है, मुझे एक एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी पड़ रही है कि इतना चेंज हुआ, और साथ ही साथ मुझे इनिशियल वैल्यू भी बतानी पड़ रही है कि इनिशियली कितनी थी जिस पे ये चेंज हुआ। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे आपके कॉलेज के मार्क्स पूछूं कि हाउ मच मार्क्स यू हैव गॉट इन योर इंजीनियरिंग, सो व्हाट यू विल से, मुझे मिले हैं लेट्स सपोज 394 मार्क्स मिले किसी स्टूडेंट को। अब अगर ये 394 500 पे मिले तो ये तो बहुत ही अच्छे हैं। अगर ये 394 1000 पे मिले तो ये ठीक है, चलो पास हो गए, कोई बात नहीं, चलो धक्का लेके पास तो हुए कम से कम। लेकिन अगर ये मान लो 10,000 टोटल मार्क्स पे 394 मिले तो ही शुडंट गो फॉर इंजीनियरिंग, उसने तो गलती कर दी इंजीनियरिंग लेके। तो ऐसा क्यों हुआ, ये हमें कैसे पता चला? हमने सबसे बड़ा यहाँ पे चीज देखा कि जो बेस वैल्यू था वो इफेक्ट कर रहा है, उसकी ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो चेंज है ये अच्छा है या बुरा है। तो इस वजह से हमने कंसेप्ट बनाया परसेंट का। हमने क्या कहा कि हर बार ये तो बड़ा डिफिकल्ट है यार कि मैं चेंज भी बताऊं और साथ में मैं ये भी बताऊं कि टोटल कितना था, इनिशियली पहले था कितना जिस पे ये इंक्रीज हुआ। तो हर बार ये करने से अच्छा हम ऐसा करते हैं कि जो ये टोटल वैल्यू होता है, ओके, ये जो टोटल वैल्यू है 1000 व्हाटएवर, ओके, इस टोटल वैल्यू को 100 बना देते हैं कि अगर ये वैल्यू 100 होती तो ये कितना चेंज होता। ओके, और उसी चीज को हमने बोल दिया परसेंट, उसी को हमने बोल दिया परसेंट। कैसे? अब मान लो मैंने यहाँ पे बोला था कि इंडिया की जीडीपी इतने से बढ़ी, अब किस पे बढ़ी ये भी नहीं बताया आपको, तो आप बता ही नहीं कर पाओगे कि ये चेंज अच्छा है या बुरा है। लेकिन मैंने अगर सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया कि इंडिया की जीडीपी 8% से बढ़ गई, तो अब आपको ये जानने की आवश्यकता ही नहीं है कि इंडिया की जीडीपी पहले थी कितनी। आपको तो ये समझ में आ गया कि अगर पुरानी वैल्यू 100 होती तो नई वैल्यू 108 हो गई होती। दिस इज द बेसिकली द चेंज जो हमें मेजर करना है। तो 8% क्या है, अभी एक एब्सोल्यूट चेंज जैसा दिखने लगा, ये रिलेटिव है लेकिन हमें दिखने लगा कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है कि हाँ 8% का इंक्रीज है, ठीक है, इट्स गुड, इट्स नॉट अ बैड इंक्रीज। ओके, वही मैं बोलूँ कि जीडीपी जो है वो 1.2 से बढ़ी, 1.2% से बढ़ी, मतलब अगर इंडिया की जीडीपी 100 होती तो नई वाली जो थी उसमें 1.2 एक्स्ट्रा ऐड हो जाता। तो आपको ये समझने की आवश्यकता ही नहीं कि 1.2 बड़ा मतलब ये अच्छा है या बुरा है, ऑब्वियसली ये बुरा है। ओके, आपको इससे कोई मतलब नहीं कि कितनी टोटल है, कितनी नहीं है, कितने वैल्यू से इंक्रीज हुआ है। तो हमने बेसिकली क्या करा, इस तरह के टोटल और एब्सोल्यूट ये जो वैल्यूज थी इनको हटा के एक अपना कॉन्सेप्ट बना लिया कि हम परसेंटेज में हर एक चीज को 100 के ऊपर रैंक करके नापेंगे। तो कंसेप्ट यही बन गया कि परसेंट का यूज क्या है, आपको इजीली चेंज को समझाना। ओके, आप इजीली चेंज को प्रेडिक्ट कर पाए, इजीली चेंज को अंडरस्टैंड कर पाए कि ये बेसिकली जो चेंज हुआ है ये कितने से हुआ है, कैसे हुआ है, क्या अमाउंट ऑफ चेंज यहाँ पे दिखाई देता है। ओके, तो सिंपल सा लॉजिक क्या हुआ, 100 के ऊपर हर चीज को लाना है, मतलब हर चीज के टोटल को, जिसको इनिशियल बोलेंगे, हर चीज के इनिशियल को क्या कर दो, 100 के ऊपर बना दो कि अगर इसका चेंज इस पे हुआ है तो अगर ये 100 होता तो ये चेंज कितना होता। तो इसलिए हमने कॉन्सेप्ट बना दिया परसेंट का। ओके, परसेंट। तो दिस हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि हमने क्यों ये कंसेप्ट को बनाया, क्यों इसे हम ज्यादा यूज करना चाहते हैं और ये हमें किस तरह से हेल्प करता है। ओके, तो अब आपके लिए इजी है। अब आप कॉलेज के मार्क्स बताने तो आप सीधा बोलोगे 50% आए, 60% आए, 70% आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके कॉलेज में टोटल स्कोर कितना चलता है और आपने उसमें से कितना गेन किया। आई कैन सिंपली आंसर कि मुझे 50% मार्क्स मिले, मतलब मुझे नहीं मिले 50%, तो अगर 50% मार्क्स मिले तो इट मीन्स कि 100 नंबर का अगर पेपर था तो मुझे 50 मार्क्स मिलने चाहिए। वही पेपर अगर 200 नंबर का होता तो मैं 200 के हिसाब से निकाल लेता कि हाँ 50, अगर 100 मार्क्स के पेपर पे 50 मिलते हैं तो 200 नंबर के पेपर पे 100 मिल जाते। वही पेपर 1000 का होता तो मुझे 500 मार्क्स मिल जाते। दैट्स इट। ओके, मतलब 1% की वैल्यू से आप कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं। तो इसलिए हमने ये परसेंट को यूज करना शुरू किया। चलिए अब इसको और डिटेल में समझते हैं। जैसे कि हमने कहा परसेंट मतलब पर 100, और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 50%। परसेंट में ये परसेंट का एक साइन लगा देते हैं इस तरह से कुछ कि 50%, 60%, 70%। तो लेट अस से मैं लिखता हूँ 50%।
50%। तो 50% का क्या मतलब हुआ कि अगर 100 मार्क्स होते तो 50 मार्क्स गेन होते, दैट इज 50%। 200 मार्क्स होते तो 100 मार्क्स गेन हो जाते, दैट इज 50% अगेन। तो 50% में अगर हम इसको ऐसा लिख दें 50/100, ओके, परसेंट का साइन हटाते हैं, नीचे 100 लगाते हैं, ये तो आपने स्कूल में पढ़ा ही होगा। तो हमने 50/100 लिखा। अब इस 50/100 का महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, ये 100 आपको बताता है टोटल, और ये न्यूमरेटर, ये 50 आपको बताता है कि ये पार्ट है, दिस इज अ पार्ट, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस कंप्लीट टोटल, कि 100 का कितना पार्ट, दैट इज 50%। तो 100 का 50 पार्ट्स इज 50%, ओके। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो दिस विल कम आउट टू बी 1/2। तो 2 का 1 पार्ट इज 50%। इसको और अलग तरीके से लिखे तो 3/6। तो 6 का 3 पार्ट इज 50%। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 2/4। तो 4 का 2 पार्ट इज 50%, ओके। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट। मतलब कैसा हुआ, देखिए, अगर 6 kgs ऑफ शुगर है तो उसका 50% कितना हो गया, 3 kg। 6 लीटर्स ऑफ मिल्क है तो उसका 50% कितना हो गया, 3 लीटर्स। 4 लीटर्स ऑफ मिल्क है तो उसका, 4 लीटर्स ऑफ वाटर है तो उसका 50% कितना हो गया, 2 लीटर्स। सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन द परसेंटेज, ओके। अब खास बात क्या हुई, देखिए 50% जो आपका वैल्यू है इसको आपने 1/2 लिख दिया, 1/2, ओके। तो हम कहेंगे कि बेसिकली आपने किया क्या है, आपने इस परसेंटेज को कन्वर्ट कर दिया है फ्रैक्शन में, ओके। दिस परसेंटेज इज कन्वर्टेड टू फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन बन गया यहाँ पे, देखिए, ओके। परसेंटेज इज कन्वर्टेड टू फ्रैक्शन। अब 1/2 फ्रैक्शन कितना हो गया, 50%, इजी है। इसी तरह से 1/3 भी एक फ्रैक्शन है, ओके। अब 1/3 का मतलब क्या हुआ कि 3 में से एक पार्ट, ओके। 1/3 ऑफ एनीथिंग इज 3 में से एक पार्ट। तो इसको परसेंटेज में कितना लिखेंगे अपन, परसेंटेज में कन्वर्ट करके कैसे लिखेंगे? तो परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं, देखो 50% से 1/2 कैसे आए, 100 से डिवाइड करके, ओके। 1/2 से 50% कैसे गए, 100 से मल्टीप्लाई करके, ओके, मल्टीप्लाई करके। तो उसी तरह से 1/3 से 100 कैसे जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 100 एंड यू विल गेट 33.33%। तो ये हमारा हो गया परसेंटेज। मतलब अगर किसी चीज का 33.33% किया जा रहा है, इट मींस उसका 1/3 पार्ट अलग किया जा रहा है, ओके। उसके 1/3 पार्ट के बारे में बात की जा रही है, इस तरह से अपन सोच सकते हैं, ओके। नाउ दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो हमें करना क्या है, हमें बेसिकली एक टेबल बनाना है, एक टेबल बनाना है जहां पर हम अलग अलग फ्रैक्शंस लिखेंगे और अलग अलग परसेंटेज लिखेंगे। उन फ्रैक्शंस के कॉरस्पॉन्डिंग जो परसेंटेज होते हैं उनको यहाँ पे हम लिखेंगे। देखिए, परसेंट से फ्रैक्शन से परसेंट में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंट से फ्रैक्शन में आना है तो 100 से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट चलेगा, ओके। अब इसको लिखते हैं जरा। देखिए 1/2 हो जाएगा 50%, ये तो याद ही है सबको। 1/3 ये हो जाएगा 33.33%, ये भी याद है, ये तो सिंपल है, ओके। 1/4 ये हो जाएगा 25%, ये भी याद है, इट्स इजी। किसी चीज का 1/4 क्या होता है, 4 में से एक पार्ट इज 25%, ये तो आपने पढ़ा है। 1/5 20%, ओके। 1/6 हो जाता है 16.66%, ओके। ऐसे ही 1/7 होएगा, ऐसे ही 1/8 होएगा, ऐसे ही करते करते अप टू 1/16 तक के सभी फ्रैक्शंस को हम कन्वर्ट कर देंगे परसेंटेज में, ओके। सो वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद ये वाले टेबल को इस तरह से बनाइए कॉपी में और उसके कॉरस्पॉन्डिंग सभी परसेंटेजेस को यहाँ पे मेंशन कीजिए, ओके। सो फर्स्ट सॉल्व दिस एंड पॉज द वीडियो और फिर उसके बाद वापस से स्टार्ट करते हैं, ओके। सो नोट दिस। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने टेबल बना लिया होगा कॉपी में, ओके। वीडियो पॉज करके पूरी तरह से समझ लिया है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आपने टेबल बनाया वो हमने क्यों बनाया, उसका पर्पस समझते हैं। पहली चीज तो ये है कि जो टेबल आपने बनाया है उसको आपको पूरी तरह से याद करना है, अच्छे से बिल्कुल बाय हार्ट उसको लर्न कर लेना है। ऑब्वियस सी बात है, इस तरह से फॉर्म में उसको लिखेंगे तो कभी भी याद नहीं होने वाला। आप हमेशा याद करेंगे फिर भूल जाएंगे, तो हमें उसे रटना नहीं है, हमें उसे कॉन्सेप्चुअली याद करना है। कॉन्सेप्चुअली कैसे, देखिए 1/2 इज 50%, 1/4 हो जाएगा 50% का आधा, ओके। 1/2 का हाफ, 1/4 क्या होता है, किसी हाफ का हाफ,
ओके, हाफ का हाफ, तो 50% का हाफ क्या हो जाएगा 25%। इसी तरह से 1/8, अब 1/8 क्या है 1/4 का हाफ, मैंने एक केक लिया उसका हाफ किया, उसके हाफ का फिर से हाफ किया, और फिर उसके हाफ का जो मिला उस हाफ के हाफ का जो मिला उसका फिर से हाफ कर दिया। ओके, तो 3 बार हाफ करा गया, तो इसीलिए 1/8 क्या है 25 का हाफ। 25 का हाफ कितना होता है 12.5%। ओके, इसी तरह से 1/16, 1/8 इज 12.5, तो 1/16 क्या हो जाएगा 1/8 का फिर से हाफ। ओके, तो क्या करा एक केक लिया हाफ करा, हाफ पार्ट का फिर से हाफ करा, फिर हाफ पार्ट का फिर से हाफ करा, फिर जो बचा उसका फिर से हाफ करा, तो ऐसा 4 बार मैंने हाफ करता गया, तो इसलिए ये 1/16 क्या है 12.5 का भी आधा, दैट इज 6.25%। अब देखिए ये याद करना आसान हो जाएगा क्योंकि ये चारों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो रिलेटेड वैल्यूज को याद करना इजी हो जाता है। एक मेमोरी पैलेस का जो कॉन्सेप्ट होता है, ओके, आपने एक बुक का नाम सुना होगा मून वॉकिंग विद आइंस्टीन, तो उस बुक में ये सिखाया गया कि मेमोरी पैलेस कैसे बनाया जाता है। सो इट इज बेसिकली दैट काइंड ऑफ आइडिया। उसके बाद आता है 1/3। नाउ 1/3 इज वेरी मच फेमिलियर कि 1/3 33.33% होता है, वी नो दिस वेरी वेल। लेकिन 1/3 की मदद से हम क्या कर सकते हैं 1/9 को याद कर सकते हैं बड़ी आसानी से। देखिए 1/9 क्या हो गया, कोई एक केक लिया उसका 1/3 किया, ओके 1/3, और उस 1/3 का फिर से 1/3 कर दिया। ओके, 1/9 क्या है इस 1/3 का फिर से 1/3, मतलब इसको डिवाइड बाय 3 कर दिया, तो डिवाइड बाय 3 करने पे आ जाएगा 11.11%। ओके, दिस इज हाउ वी कैन रिमेंबर 1/9, दैट इज 11.11%। अब 1/9 से रिलेटेड होता है एक फॉर्मूला, एक एक्सप्रेशन, दैट इज 1/11। 1/11 होता है 9.09%। तो आप क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि जब 9 लिखते थे तो 11 हो जाता था, जब 11 लिख देंगे तो 9 हो जाएगा। ओके, इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं इसको याद करने के लिए। नेक्स्ट 1/6 की बात करें तो ना 1/6 क्या है, या तो आप इस 1/3 का हाफ कर दीजिए, ओके 1/3 का हाफ कर दीजिए, या फिर आप हाफ का 1/3 कर दीजिए, दैट इज व्हाट वी कॉल एज 1/6। ओके, मतलब मैंने केक लिया उसका हाफ किया, जो हाफ पार्ट आया उसका 1/3 किया तो वो 1/6 होगा, या फिर एक केक लिया उसका 1/3 किया, ओके, और जो 1/3 पार्ट निकला उसका हाफ कर दिया तो वो भी 1/6 के बराबर ही होगा। ओके, सो 1/6 क्या होगा, या तो आप 50 को 3 से डिवाइड कर दो, या फिर 33.33 को 2 से डिवाइड कर दो, तो 50 को 3 से डिवाइड करना आसान हो जाएगा, तो 16.66% आएगा, क्योंकि 16 3s are 48। ओके, और 3 की खासियत क्या है, 3 एक ऐसा नंबर है जिसमें अगर रिमाइंडर 1 आता है तो डेसिमल में 333 चलेगा, और रिमाइंडर अगर 2 आता है तो डेसिमल में 6666 चलेगा। तो 16 3s are 48 होता है, तो 50 माइनस 48 कितना हुआ 2, तो रिमाइंडर आ गया 2, इसका मतलब डेसिमल के बाद आएगा 666। ओके, नाउ 16.66 आ गया 1/6, so 1/12 इस 1/6 से निकाला जा सकता है। 1/6 को कैसे रिलेट करें 1/12 से, 1/6 का हाफ, 1/6 का हाफ, तो इसका हाफ करा मतलब 16.66 का हाफ कर देंगे तो ये आ जाएगा 8.33%। ओके, 1/12 विल कम आउट टू बी 8.33%। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 अभी नहीं लिखा। ओके, तो 1/5 भी लिख देते हैं। चलिए 1/5 इज 20%। ओके, ये तो याद ही है सबको। ओके, दिस इज वेरी बेसिक। तो 1/5 20% हो गया, तो 1/5 से मैं 1/15 निकाल सकता हूँ। 1/15 कैसे निकालूंगा, 1/5 का 1/3। ओके, मतलब एक केक लिया उसके 5 टुकड़े करे बराबर बराबर के, ओके, और एक टुकड़े को 3 भागों में और बांट दिया, मतलब 1/3 और कर दिया, तो इसका मतलब 1/5 का क्या करूंगा 1/3। अब 20/3 कितना होता है, 6 3s are 18 होता है, रिमाइंडर में 2 बचा, रिमाइंडर में 2 मतलब डेसिमल में चलेगा 66666, तो यहाँ पे आ जाएगा 6.66%। सो देखिए 1/15 कितनी आसानी से आ गया, 1/15 इज 6.66%। अब 1/7 की बात करें, 1/7 तो 1/7 क्या होता है। अब देखिए 7 क्या है, 7 तो एक प्राइम नंबर है। ओके, प्राइम नंबर क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम में। अभी देखते हैं 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो 7 के लिए तो कोई ऐसे यहाँ पे रिलेशन बनने नहीं वाला, तो फिर क्या करें, इसको तो नॉर्मल डिवाइड ही कर लेते हैं, तो ये होता है 14.28%।
तो आप बस याद क्या रख सकते हैं कि 7 में हमें ऐसा कॉन्सेप्ट दिखाई देगा कि डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद में दोनों जगह पे आपको 7 के ही मल्टीपल दिख रहे थे कि 7 2 14 होता है, 7 4 28 होता है। तो यहाँ पर 7 के केस में 1/7 के फ्रैक्शन में परसेंटेज में आपको 14.28 दिखाएगा 7 के मल्टीपल्स, डेसिमल के पहले 7 का मल्टीपल, डेसिमल के बाद भी 7 का मल्टीपल। नाउ 1/7 आ गया तो 1/7 के बाद आ जाएगा 1/14। ओके, 1/14 क्या होगा? 1/7 का हाफ, इसका हाफ कर देंगे, तो इसका हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 7.14%। ओके, सो दिस कम्स आउट टू बी 7.14%। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई देगा? 7.14 आ गया। अब ये वाला जो वैल्यू है तो आपको ये वाला वैल्यू तो याद करना ही पड़ेगा 1/7 का, तो उससे 1/14 अपने आप रिलेट हो जाएगा 7.14। अब बचा कौन सा, जरा सोचिए, ध्यान से देखिए जरा यहाँ पे, और कौन सा आपको फ्रैक्शन दिखाई देता है जरा सोचिए, जो आपने अभी तक आपने नहीं लिखा हुआ है। तो दैट इज 1/13। 1/13। 13 क्या है? एक प्राइम नंबर है, इसीलिए 13 को अभी तक लिखा ही नहीं हमने। तो 13 का होता है 7.69%। ये आपको याद करना पड़ेगा। ओके, 13 का जो फ्रैक्शन का जो परसेंटेज कन्वर्जन होता है दैट इज 7.69%। यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो अब यहाँ पे आती है मुद्दे की बात। ये हमने सारे लिख तो दिए, तो इसमें से याद कौन से करने पड़ेंगे? देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, रटना हमें कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ रिलेट करके याद करना है। तो देखिए, ये वाला वैल्यू अगर याद है तो ये सब बन जाएंगे, ये वाला वैल्यू अगर याद है तो ये सब बन जाएंगे। ओके, ये वाला वैल्यू तो अलग ही है, तो इसको याद करना ही पड़ेगा। उसके बाद ये वाला वैल्यू अगर याद है तो ये दोनों भी बन जाएंगे, और अगर ये वाला वैल्यू याद है तो ये भी बन जाएगा। ओके, ये भी बन जाएगा। ओके, नाउ मैं ऐसा समझता हूं कि अगर अब आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और इंजीनियरिंग काफ़ी ज़्यादा ख़त्म होने के एकदम क्लोज में आ चुके हैं, तो इजीली आप ये 3 फ्रैक्शंस तो ऑलरेडी जानते हैं, मतलब इसको याद नहीं करना हमें। ओके, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी याद है, तो इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ऐसा हम अलग से बैठ के इसको याद करें। तो ये तीनों तो याद ही है। तो अगर ये तीनों याद है तो याद करने के लिए बचे कौन से? सिर्फ ये और ये, मतलब पूरे 16 के 16 फ्रैक्शंस को याद करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 1 और 2, ये 2 चीजें याद करनी है। ओके, और तीसरी अगर आप चाहें तो इसको भी तीसरा एक पॉइंट मान सकते हैं कि ये वैल्यू से वो वाला वैल्यू रिलेटेड है, इसलिए इसको याद करना पड़ सकता है कि 9 और 11 में क्या रिलेशन है। ओके, लेकिन जैसे आप ये लिखेंगे तो ये ऑलरेडी याद ही आ जाएगा, तो इसलिए इसको मैंने डॉटेड लाइन से ड्रॉ करा। सो व्हाट वी कैन सी कि यहाँ पर ये 16 के 16 फ्रैक्शंस को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखा। अब बात ये आती है कि ऐसा क्यों करा? हमारे पास क्या बहुत ज़्यादा टाइम है कि हम इस तरह की कन्वर्जन कर रहे हैं बैठ के? क्या यूज़ आने वाला है ये? हाँ, इसका यूज़ है। कैसा यूज़ है? देखिए, आपने बचपन में जब सीखा था तो 50% ऑफ, लेट्स से मैं कहता हूँ 44, अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज 50% ऑफ 44, तो ये बताना आपके लिए बड़ा ही आसान है, बिकॉज आपने ऐसा सीख रखा है कि 50% 1/2 होता है, और 1/2 इंटू 44 करेंगे तो ये 22 देगा। इट मीन्स यू नो दिस वेरी वेल कि इस 50% को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक फ्रैक्शन में। ओके, इस 50% को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक फ्रैक्शन में। तो अगर मैं 50% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूं, सो बताइए 11.11% ऑफ 72 को कैसे सॉल्व करूंगा? क्या मैं यहां पर ऐसा लिखता हूं 11.11/100 इंटू 72? हाँ, अभी तक तो लिख रहे थे 11.11/100 इंटू 72, कैलकुलेटर में भी यही कैलकुलेशन चल रही थी। तो फिर इसको मेंटली कैसे करा जाए? तो एग्जैक्टली जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपने लगाया है, देखिए नया कुछ भी नहीं है, जो आपने सीख रखा है ना उसी को अपन रिवाइज कर रहे हैं। बस आपने इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व किया, तो वही का वही परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। तो अब मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसा ना लिख के मैं इसको लिख देता हूं 1/9 ऑफ 72। ओके, 1/9 ऑफ 72, तो ये इजीली हो जाएगा, दिस विल बिकम 8। तो अब देखिए आप मेंटली आंसर कर सकते हैं कि हाँ 11.11% ऑफ 72 इज इक्वल्स टू 8। क्यों कर सकते हैं? बिकॉज आपको ये समझ में आ गया कि 11.11% वो 1/9 होता है इन फ्रैक्शन, तो इसलिए डायरेक्टली आपने 9 से डिवाइड कर दिया। So you will get 8, you will get the value of this expression as equals to 8. Okay,
इसी तरह से दूसरा लेते हैं, लेट सपोज मैं आपसे पूछूं व्हाट इज 14.28% ऑफ 28। ओके, अब अगर आपको नहीं पता कि ये फ्रैक्शन का कन्वर्जन कैसा है तो अपन क्या करेंगे, तो फिर अपन तो ये लिखेंगे कि 14.28 अपॉन 100 इंटू 28, ऐसा लिख के सॉल्व करेंगे। बट अभी तो हमने सीख लिया कि हाँ इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो कन्वर्ट कर देंगे, इसीलिए ये एक्सप्रेशन ना लिख के हम डायरेक्टली लिखेंगे 1/7 ऑफ 28। तो आप देखिए आपका कैलकुलेशन कितना सिंपल हो गया, आपका कैलकुलेशन कितना ईज आउट हो गया कि विदाउट कैलकुलेटर आप 14.28% ऑफ 28 को डायरेक्टली देख के इसको 1/7 ले सकते हैं और 28/7 करके डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं 4। ओके, सो दिस इज द बेसिक आइडिया कि हम क्यों सीखना चाह रहे हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्जन। ओके, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्जन, ये कन्वर्जन हमें इस तरह से हेल्प करेगा। और एग्जांपल लेते हैं, देखिए सॉरी, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैं लिखता हूँ सम रैंडम वैल्यू लेट से 9.09% ऑफ 77। ओके, तो जरा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जस्ट हैव सम 10 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसको ट्राई कीजिए। 9.09 मतलब क्या, 9.09 हमने अभी अभी लिखा था कहाँ पे, दिस पर। ओके, सो इट इज बेसिकली 1/11 ऑफ 77। मतलब आपको ये लिखना नहीं है, ये आपको मेंटली सोच के कर लेना है। अच्छा 9.09% ऑफ 77 बोला, मतलब मुझे सीधा सीधा 11 से डिवाइड कर देना है, तो 77/11 एंड यू विल गेट द वैल्यू एज 7। ओके, दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच द क्वेश्चंस, यू कैन अप्रोच द कैलकुलेशंस। और लेते हैं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू, लेट सपोज थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट करते हैं, लेट्स से आई आस्क 75% ऑफ, ओके लेट्स से आई आस्क 75% ऑफ 28। नाउ कैलकुलेट द 75% ऑफ 28। ऐसा नहीं करना 75/100 इंटू 28 लिख रहे हैं या कैलकुलेटर में 0.75 इंटू 28 करें, ऐसा नहीं करना। ओके, व्हाट इज 75%? ये तो बहुत अच्छे से आप जानते हैं, 75% इज 3/4, 3/4। ओके, 3/4 ऑफ कंप्लीट इज 75%। तो इसका मतलब ये क्या है, 3/4 ऑफ 28। तो आपने करा क्या, बेसिकली आपने जो ये प्रोसेस लगाया है, जो यहाँ लगाया था, जो यहाँ लगा रहे हैं, वो क्या है, एक परसेंटेज को कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रैक्शन में। ओके, सो यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट कर दिया। नाउ वी कैन सॉल्व इट। दिस इज 7, दिस कम्स आउट टू बी 21। ओके, तो मेंटली क्या सोचा हमने सोचा 75% ऑफ 28 निकालना है। इसका मतलब 28 को 4 से डिवाइड करो और 3 से मल्टीप्लाई करो। अगर आप उल्टा सोचेंगे कि 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड करो, आपका कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, बिकॉज 28 इंटू 3 करना पड़ेगा पहले। ओके, तो वहां पे फिर थोड़ा सा एक बैरियर बनेगा, बॉटलनेक बनेगा। तो इसीलिए अपने को क्या करना है, 3/4 लिखा, मतलब पहले डिवाइड करना है फिर मल्टीप्लाई करना है, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। तो इस आपका कैलकुलेशन सिंपल होता चला जाएगा। और एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मुझे निकालना है 44.44% ऑफ 36। ओके, थिंक अबाउट इट, कैसे करेंगे सॉल्व, जरा सोचिए। 44.44% ऑफ 36 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या हमारे पास ही कोई फ्रैक्शन अवेलेबल है इसका 44.44? अगर आप बोर्ड पे देखेंगे तो कोई सा भी फ्रैक्शन 44.44 के इक्वल नहीं दिखता, लेकिन हमें ये जरूर दिखता है कि भले ही इक्वल नहीं है लेकिन उसका मल्टीपल तो हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे ध्यान से देखिए 1/9। ओके, 1/9 क्या है, 11.11 इज 1/9। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 44.44% बन जाएगा 4/9। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 44.44% क्या बन जाएगा, 4/9। तो इसका मतलब इस वैल्यू की जगह पे मैं लिख सकता हूं 4/9 ऑफ 36। ओके, नाउ यू कैन सी इट इज इजी, इट्स एन इजी कैलकुलेशन। तो इसको भी हटा देते हैं। अब सिर्फ अपन सोचते हैं 4/9 है, मतलब 9 से डिवाइड करो, 4 से मल्टीप्लाई करो। 9 से डिवाइड करा तो 36/9 इज 4, इंटू 4 कर देंगे सो ये बन जाएगा 16। ओके, दिस इज हाउ यू कैन मल्टीप्लाई। और एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम पूछे व्हाट इज 27.27% ऑफ 33। ओके, थिंक अबाउट इट। 27.27% ऑफ 33 कौन सा फ्रैक्शन हमें दिखता है इस पर्टिकुलर परसेंटेज से रिलेटेड, 27.27%। तो आप देखेंगे यहाँ पे 27.27 कहीं भी डायरेक्टली तो नहीं दिखता, लेकिन रिलेटेड दिखता है इस वैल्यू से। ओके, 1/11, 1/11 से कैसे रिलेटेड है देखिए। अगर हम इस फ्रैक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3/11 बन जाएगा 7.2
27.27%। सो इसका मतलब 33 को पहले 11 से डिवाइड करो तो कितना बचेगा 3, और फिर मल्टीप्लाई कर दो 3 से तो कितना हो जाएगा 9। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 9। ओके, दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 9। तो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ calculation, different types of percentages into fractions and use them to ease our calculations। ये हम ऐसा कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये तो हमने देख ली एग्जाम्पल कि आपने यहाँ पे 3/11 लिख दिया, आपने यहाँ पे 4/9 लिख दिया, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फ्रैक्शन कौन सा है? तो बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल सही है। उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। किस तरह की मेहनत होगी मैं समझा देता हूं। देखिए, यहां पर आपको एक टेबल बनाना होगा। ओके, कॉपी में एक टेबल बनाना होगा। थोड़ा मेहनत का टेबल है, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन 1-2 बार आप बना लेंगे तो फिर आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाएंगे परसेंटेजेस वाले टॉपिक में। और ये भी मैं गारंटी देता हूं, इस टेबल्स को बनाने में 1 दिन से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। ओके, बहुत टाइम है अपने पास। तो देखिए किस तरह से होगा। 1 by 1 लिखेंगे विच इज 100%। ओके, 1 by 1 लिखा 100%। फिर हम लिखेंगे 1/2, इसी के जस्ट नीचे 1/2। 1/2 कितना होता है? 50%। फिर हम लिखेंगे 2/2, ये कितना होता है? 100%। ओके, दिस 100%। फिर हम लिखेंगे 1/3, ये कितना होता है? 33.33%। फिर हम लिखेंगे 2/3, 2/3 कितना होता है? कम ऑन, 2/3 इज 66.66%। ओके, देन व्हाट इज 3/3? नेक्स्ट लिखेंगे 3/3, तो 3/3 हो जाता है आपका 100%। फिर आप लिखेंगे 1/4, फिर 2/4, 3/4 एंड 4/4। तो इस तरह का एक ऐसा राइट ट्राइंगल वाला पिरामिड जैसा बन जाएगा यहाँ पे, ऐसा राइट ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे। 1/4 से लेके 1/16 लिखेंगे। ओके, 2/16 लिखेंगे, 3/16 लिखेंगे एंड सो ऑन करते करते 16/16 तक के सारे फ्रैक्शंस लिख के उनके परसेंटेजेस इनके साथ साथ लिखते चले जाएंगे। ओके, और इस तरह का टेबल जब आप 2 बार बना लेंगे कॉपी में, पूरी एकदम निष्ठा के साथ पूरा बना लेंगे, देन व्हाट विल हैपन कि आपको ये सारे कन्वर्जन्स फेमिलियर हो जाएंगे और आप बड़ी इजीली इनको अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, और ये चीज़ एक चीज़ में हेल्प करेगा। मेन जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये कि आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि 14.28% जब हमने लिखा, so this is not only equivalent to 1/7, you can write it in different way also. You can write it as 2/14 और you can write it as 3/21। आप इसको कई सारे तरीकों से लिख सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई जगह कुछ क्वेश्चंस में हमें ये हेल्प करता है कि आप एक ही परसेंटेज को अलग अलग तरीके से लिख दें। जैसे कि किसी क्वेश्चन में मैंने 14.28 को 1/7 ले लिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। किसी क्वेश्चन में 2/14 लेने से मेरा क्वेश्चन और आसान हो जा रहा है। ओके, तो ये कैसे पता चलेगा? ये तो प्रैक्टिस से पता चलेगा। हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो और क्लियर होएगा। बट हाँ, दिस इक्वल टू दिस मल्टीपल वैल्यूज। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको और आगे बढ़ाएंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।